उमर चीमा साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तज्जिया तबसरा जो इरशाद भट्टी साहब ने किया है। क्या आप समझते हैं कि ये एहतजाज बजाते खुद अगर मोदी साहब या मोदी हुकूमत के लिए इस वक्त ख़तरा ना हो, लेकिन ये एक मुहर्रिक ज़रूर होगा आगे जाकर बीजेपी हुकूमत और मोदी के लिए? क्या असरात और किस हद तक आपको लगता है कि इसने डेंट डाला है या कमज़ोर करेगा मोदी की हुकूमत को? अलीना, मैं इसको मोदी पर आता हूं, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी मैं इस ओवरऑल इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, ये बहुत से ममालिक में चल रहा है। पहले इसी हमारे हिस्से में साउथ एशिया में 3 ममालिक से उधर ये एक तरह से रिजीम चेंज हुआ है, वो जेन जी के जरिए हुआ है। और अभी ये है कि ऐसे लगता है कि जैसे जेन जी अब आपके मुल्क इंडिया में ऐसे लगता है कि जैसे वो आप टूर पे गए हुए हैं कि अब कुछ तब्दीली इधर आने वाली है। तो लिहाजा इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, जो ये कॉकरोच मूवमेंट है या कॉकरोच जनता पार्टी है, ये किधर से शुरू हुई? एक जज साहब के रिमार्क से शुरू हुई। अच्छा, जज साहब रिमार्क्स किस चीज पर दे रहे थे? जेली डिग्रियों के हवाले से रिमार्क्स दे रहे थे कि भाई बहुत सारे लड़कियां वो जेली डिग्रियां लेकर आ जाते हैं, बाद में ना उनको कोई अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, कोई जो है सोशल मीडिया पे कोई अपना काम शुरू कर देता है, कोई मीडिया पे इस तरह को वकीलों के हवाले से उन्होंने बात की। बेसिकली ज्यादा वो लॉ डिग्रियों के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, ये एक अपनी जगह पर फिनोमिना है कि बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं कि जो वो डिग्रियां लेते हैं या तो ऐसी यूनिवर्सिटी से आते हैं कि जो अनरेकग्नाइज्ड होती हैं, या डिग्रियां वैसे आउटडेटेड होती हैं, और कई ऐसे हैं कि जिनकी डिग्रियां जल्दी होती हैं। लेकिन ओवरऑल एक इकोनॉमी में तो वो चीज आ रही है ना, ओवरऑल वो लोग भी आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, बढ़ती जा रही है। अब उसके जवाब में जो लोग, जो उन्होंने उस एक जज साहब के रिमार्क्स को देखा, उन्हें लगा कि इन्होंने पूरी जेन जी की तौहीन की है। अच्छा, उनके अगर आप प्रॉब्लम देखें जो कि वजह बनी है, वो अपने लेवल पर जेन्युइन है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी वो सिस्टम में एंटर होने के लिए, वो यूनिवर्सिटीज में एंटर होने के लिए है कि उधर कोई एडमिशन करना है, में जाना है, कोई मेडिकल में एडमिशन होगा, इंजीनियरिंग में होगा, पर्चे आउट हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि इधर भी प्रॉब्लम है, पूरा सिस्टम रिकवर है। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह, बाज का उनके पास अपना अपना जवाब मौजूद है, लेकिन यह है कि वो आपस में टकरा रहे हैं। ओवरऑल टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं ये भी सोच रहा था कि हम तो अपने बहुत सारी मिसालें देते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो दुनिया की 25 बड़ी इकोनॉमी में भी नहीं आती, और इंडिया जो है वो 6ठी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लोगों को केटर नहीं कर पा रही। जो कमाने वाले हाथ हैं वो कम हैं, जो खाने वाले हाथ हैं वो ज्यादा हैं, और जो नए बच्चे आ रहे हैं, आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, वो कईयों को यूनिवर्सिटी में जाने में प्रॉब्लम आ रहा है, और जो यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही, बेरोजगारी एक इशू बनता जा रहा है। और ये मूवमेंट जो है कभी आपको कीनिया में नजर आती है, कभी मडगास्कर में नजर आती है, कभी आपको पेरू में नजर आती है, कभी आपको नेपाल में नजर आती है, कभी आपको इंडोनेशिया में नजर आती है, इधर श्रीलंका में नजर आती है, बांग्लादेश में नजर आती है। तो लिहाजा ये एक इस टाइम ग्लोबल फिनोमिना है। फ्रैंकली अगर जो है कि एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जी, इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए। क्या पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए? नोबडी नोज, ठीक है। लेकिन यह है कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें हमें, मुझे तो ये लगता है कि ये मोदी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहली बात तो, जो अगर आपके सवाल की तरफ आऊं, तो ये खतरा है क्योंकि ये जिधर भी गई है ना, ये गवर्नमेंट ले दे गई है, यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे आ गई है, ठीक है। ऐसा है कि जैसे कोरोना की शक्ल में एक वबा आ गई है कि ये कोई ना कोई बंदे ले गया, तो लिहाजा वो तो मौजूद है। और जो पहले नजर आ रहा था कि ये खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं हो रही, वो मुख्तलिफ शहरों में अब मजीद फैल रही है। फिर यह है कि इसमें बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है कि जो लोग मोदी के खिलाफ थे उनको एक आउटलेट मिल गया कि अपने आप को किसी तरह वो कथारसिस कर सकें, वो अपना गुबार निकाल रहे हैं। तो लिहाजा वो मूवमेंट जो है वो जवानों से शुरू हुई है, उसमें जो है बूढ़े और जो दरमियानी उम्र वाले हैं वो सब उसमें शामिल हो रहे हैं, और ये एक तरह की एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनती जा रही है जो गवर्नमेंट के लिए एक सीरियस थ्रेट है। इसको, यानी कि इस थ्रेट को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये गवर्नमेंट के खात्मे का भी अंजाम बन सकती है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि वो इस स्टेज तक पहुंचे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि हमें खुद भी सोचने की जरूरत है। अगेन, मुझे ये नहीं पता कि मसले का हल क्या है, पहले हमें मसले को समझने की जरूर है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे चैलेंजेस किस तरह के हैं, और फिर यह है कि उसमें ये जो यंग जनरेशन है, इनकी जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है,
इसको हम किस तरह एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, नहीं तो ये चिंगारी ये हर जगह पे, किसी भी जगह पे ये सुलग सकती है। आज इंडिया में है, पहले वो श्रीलंका में थी, वो बांग्लादेश में थी, वो नेपाल में थी, इंडिया में थी, कल ये पाकिस्तान में भी हो सकती है। तो लिहाजा इंडिया को तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, मोदी को अपनी फिक्र करनी चाहिए। मोदी 2014 से मौजूद है, लोगों की अपनी जो है एक बट चीमा साहब, इसके ये जो जवानों का जो गम गुस्सा है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उसके पीछे मुहर्रकात कमोबेश सेम नहीं है। जहां भी हम देखते हैं वहां पॉलिटिकल डिस्प्लेजर और पब्लिक गवर्नेंस के साथ डिस्प्लेजर नजर आता है, फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। आप कहते हैं अभी भी इसको समझने की जरूरत है, इसको इलैबोरेट कीजिएगा कि मजीद इसके पीछे मुहर्रकात क्या? नहीं, मैं अलीना मैं यही बात कर रहा हूँ ना, यानी कि ये है ना कि बाज़ का होता है कि हमारे अपने बायसेस होते हैं, उसकी बुनियाद पे हम अंदाजा लगा लेते हैं। दूसरा ये होता है कि हम जो है यानी कि उसको उनकी नजरों से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं कि जो कि एक मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं, जो कि हर मुल्क के चैलेंजेस हैं, ये घर घर की कहानी है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने जब बात की थी ना, तो वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जो मैं रेफरेंस दिया था कि जो उसने बात की ना ओवर प्रोडक्शन ऑफ एलीट, कि ओवरऑल बहुत सारे बच्चे हैं ना कि जो इस टाइम लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, तो जब उनको जॉब्स नहीं मिलती उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। उनको ये नहीं पता कि हमारी इकोनॉमी कम है या ज्यादा है, ये उनका सोचना हक नहीं है। वो कहते हैं कि अगर बाकियों को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो ओवरऑल टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। और मुझे अगर आप पूछेंगे तो मैं जो इसको समझता हूँ, मुझे तो ये लगता है कि ये अभी और बढ़ेगी, कल ये पाकिस्तान में भी हो सकती है, ये किसी और मुल्क में भी, ये आप जो है एक फिनोमिना है, यानी कि आपने सिर्फ ये देखना है कि आजकल किस मुल्क में ज्यादा जोर है। बट सर, जब आप इसको फिनोमिना कहते हैं ना, वो इस तरह एक सेकंड माजरत सर, जब आप इसको फिनोमिना कहते हैं ना, तो उससे तासुर ऐसा जाता है कि बगैर सोचे समझे बस एहतजाज करने के लिए लोग खड़े हो गए या अशखास खड़े हो गए, उसके पीछे कोई वेल थॉट प्रोसेस या उसके पीछे कोई वजह बुनियादी नहीं लगती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात, फिनोमिना की डेफिनेशन तो टेक्निकली यही होती है। आप जो है ना फिनोमिना की डेफिनेशन आप ये कह लें कि जैसे ये मौजूदा दौर की पॉलिटिकल रियलिटी है, या जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी फेस कर रही है, उसमें ये एक चैलेंज शामिल है जो आपको हर मुल्क में नजर आ रहा है। यानी कि मैं उस सेंस में बात ओके मजहर अब्बास साहब, आप ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं भारत में तलबा का एहतजाज, और ये अब बड़ा बढ़ गया है, क्या समझते हैं ये इसकी सिग्निफिकेंस इस वक्त मोदी हुकूमत और उसको जो ख़तरात है मुख्तलिफ, उसके हवाले से क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है। ज़ाहिर एक इशू है जिसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स निकले, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो के सामने नज़र आ रही है। आप उनके स्लोगन देख लें, उनके बैनर्स देख लें, उनके प्ले कार्ड्स देख लें, उन स्लोगन से आपको नज़र आता है कि वो बहुत डीपली पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं नज़र आते आपको, लेकिन उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ज़रूर नज़र आती है। गवर्नमेंट बहुत बेहतर होता अगर फ़ौरन ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करके मिनिस्टर को हटा देती, उसमें क्या वो था उसमें। और ये वो इश्यूज़ हैं जो हमारे यहाँ आए दिन होते हैं, हमारे यहाँ तो पेपर्स का लीक होना है बिल्कुल एक रूटीन बन गया है। लेकिन जो इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, देखिए हर चंद सालों बाद ये दुनिया में एक अपराइजिंग होती है। हमने 70s में देखा था स्टूडेंट अपराइजिंग दुनिया भर में हुई थी बहुत, और उस वक्त लेफ़्ट विंग जो है वो पूरी दुनिया में लेफ़्ट विंग मूवमेंट जो है बहुत चली थी, और वॉज ऑल लेड बाय द स्टूडेंट्स। पाकिस्तान में लेट 60s में जो अयूब खान का मूवमेंट थी वो पॉलीटेक्निक के एक लड़के के कत्ल से शुरू हुई थी। वो पुलिस फायरिंग में हलाक हुआ, फिर उसकी लाश लेके गया और वो पूरी मूवमेंट बिल्ड हो गई, एंटी अयूब खान मूवमेंट बन गई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अयूब खान को जाना पड़ा। ये तहरीक किस करवट बैठेगी, गवर्नमेंट जितना प्रोलॉन्ग करेगी मोदी गवर्नमेंट, उतना ही इसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी और इस मूवमेंट को किसी भी, अब ऑपोजिशन के अपने वो होते हैं, अब जैसे उन्होंने उसमें मोदी की रेजिग्नेशन भी डिमांड कर दी, तो वो उसको मेरा ख्याल है इस स्टेज पर वो शायद पजीराई नहीं मिले, ख़ुद उन स्टूडेंट्स की तरफ से शायद नहीं मिले उसमें, क्योंकि वो अभी तक फोकस हैं, अभी तक वो फोकस है, उनकी जो 3 डिमांड्स हैं, 2-3 डिमांड्स हैं, वो उससे पीछे नहीं हट रहे। लेकिन हाँ, जब इस तरह की तहरीकें होती हैं वो वक्ती तौर पे रुकती हैं, होती हैं, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है, किसी और इशू पे जमा हो जाएंगी, फिर क्या ये इसको जो कंपैरिजन विद ढाका नहीं हो सकता। अच्छा,
लेकिन बांग्लादेश की स्टूडेंट मूवमेंट प्योरली पॉलिटिकल मूवमेंट थी, वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट थी, और वो बाकायदा जो स्टूडेंट्स के साथ वहाँ हुआ था उसके ख़िलाफ़ वो तहरीक पूरी थी। हालांकि उसका भी अल्टीमेट जो फॉल आउट हुआ वो ये यकीनन हुआ कि शेख हसीना वाजिद चली गई, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शंस हुए तो हमने देखा कि उस मूवमेंट के जो करता धरता थे उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रोलरी वो सपोर्ट हासिल, वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो कि उस मूवमेंट की अपराइजिंग की वजह से हमें नज़र आया। दुनिया में जितनी भी तहरीकें चली हैं, सियासी तहरीकें चली हैं, वो शुरू ही कैंपसेस से होती हैं। आप तेहरान उठा लें, तेहरान यूनिवर्सिटी का पूरा रिकॉर्ड उठा लें, आप काबुल यूनिवर्सिटी का पूरा रिकॉर्ड उठा लें, इवन इंडिया के अंदर भी चंद साल पहले JNU में इसी तरह की हुई थी, लेकिन वो जल्दी रिजॉल्व हो गया इशू। तो डिपेंड करता है कि हम अगर आज बैठ के ये कहें कि इस मूवमेंट की वजह से मोदी गवर्नमेंट जा रही है, तो मेरा ख्याल है बहुत प्री मैच्योर होगा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो मल्टीप्लाई तो हो सकती हैं, लेकिन एक तहरीक जो कि कन्फाइंड है एक इशू के ऊपर, वो तहरीक कन्वर्ट अनटिल अनलेस गवर्नमेंट बिल्कुल मिस हैंडल करे, जैसे लाठी चार्ज वगैरह, अगर वहाँ गोली चल जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाएं, तो जाहिर है उसका फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाएगा। लेकिन अब तक जो मूवमेंट है उसमें जान इंडियन गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से ज़्यादा पड़ रही है। आप एक इशू है, उस इशू को जो मोदी साहब ने कल उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, वो उसी वक्त मिनिस्टर को हटा देते, उसी वक्त उनकी डिमांड प्योरली कन्फाइंड टू वन इशू है, उनकी कोई और पॉलिटिकल डिमांड नहीं है लड़कियों की। तो उस डिमांड को आप एक्सेप्ट करें और आगे मूवमेंट को जो है वो फिजल आउट हो जाएगी। लेकिन अब इस कॉकरोच जनता पार्टी क्या एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल लेगी, ये हमें देखना है। हमने इससे पहले आम आदमी पार्टी भी देखी इंडिया के अंदर, उसके अंदर तो ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से एक बड़ी तहरीक का हिस्सा बनती है। अभी इस स्टेज पर मुझे नहीं लगता। आपने कहा कि उनके नारे आपको डीपली पॉलिटिकल नहीं, जो प्लेकार्ड्स हैं गो के बहुत क्रिएटिव, लेकिन क्या वो आपको डीपली पॉलिटिकल नहीं लग रहे? क्या पॉलिटिकल बैकिंग ज़रूरी है तहरीक की जो कामयाबी है, खासकर पॉलिटिकल जो उनके अहदाफ होते हैं उनको अचीव करने के लिए? देखिए वो डिपेंड करता है ना कि मैंने अभी आपको बांग्लादेश की मिसाल दी। सर मैं एग्जैक्टली उसी के ऊपर आ रही थी, लेकिन बांग्लादेश में भी अनएम्प्लॉयमेंट से शुरू हुआ, एग्जैक्टली ऐसा ही था, कुछ महीने तक जारी था। वो तो जब फायर डायरेक्ट हुए स्टूडेंट्स के ऊपर, ब्लडी हुआ, तो मामला कहीं और चले गए। यही चीज़ है कि यहाँ भी अगर ब्लडी हो जाता या ब्लडी हो जाए तो ये तहरीक बिल्कुल पलट जाएगी, फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर तक कन्फाइंड नहीं रहेगी।